अभी तक क्या होता था, आप सिंपल बोलते थे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, बात खत्म, क्योंकि त्वरण नहीं होता था। पर इस बार त्वरण है, तो एक्स एक्सिस में आप पूरी इक्वेशन लगाओ। अभी आदत बनानी है, डेली 5-6 घंटे बैठ करके हम टिक करके सवाल कर पा रहे हैं क्या, अभी उसकी हैबिट जनरेट करनी है। अभी खुद को जज करने का टाइम नहीं आया। तो इस बार पहले अपन क्या करते थे, पहले अपन कोई भी सवाल हमारे पास पहले आता था तो उसमें ऐसा रहता था कि यार नीचे ही बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो त्वरण नीचे की तरफ ही होता था। अभी हमने एक नई चीज ऐड कर दी, हवा, और हमने सब। हाँ जी। तो थोड़े से टेक्निकल जद्दोजहद के बाद फाइनली वी आर लाइव। क्या वीडियो एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? जस्ट रेज योर हैंड, मैं छोटे से 5 उंगली वाला हाथ उठा दूँ, बढ़िया। चलो सवाल लगाते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम करेंगे, तो ठीक है, कुछ सवाल लगाते हैं, है ना, और कुछ कंसेप्ट देखते हैं इंक्लाइन प्लेन वाले। हालांकि मेरा ये मानना है कि वो सारे कंसेप्ट आपके पढ़े हुए हैं, आप चाहें तो किसी भी सवाल को कर सकते हैं, बट फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा केस लेने की कोशिश करते हैं ताकि इस चैप्टर में आपकी मजबूती और अच्छे से हो सके। चलिए लेट्स स्टार्ट। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमने, मुझे बस इक्वेशन बना के बता देना, बाकी ज़्यादा मत करना कुछ भी, बस इक्वेशन बना लेना, वो बहुत होगा। हमने 800 मीटर की हाइट पर 100 मीटर पर सेकंड से, 800 मीटर की हाइट पर ऐसे फेंका है 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, 37 डिग्री के एंगल पर भेजा है। जब मैं सवाल कराऊंगा तो कैप्सूल बुक के और सवाल आपसे खुद बनने लगेंगे, ऐसा आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आपको बस ये बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ना, बस टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कैपिटल टी निकालना है। देखो आप कैसे कर पाते हो, बड़ा आसान सवाल है, निपटा दो फटाफट से इसको। हेलो, आवाज़ क्लियर है? अच्छा मैंने माइक लगाना भूल गया, ओके। ठीक है, फाइन। Plus 20t minus 160 equal स्क्वायर टी स्क्वायर आगे plus 20t हम्म 20 sir 20 sir हम्म हाँ minus 160 अच्छा, equal to 0. ओके, एक बार रीचेक करो बेटा, एक बार रीचेक करो वापस से। अच्छा आंसर देना चाहेगा? एक ही क्लास में इतने अतरंगी सतरंगी जवाब आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ अंकित बताइए। सर 17 सेकंड है 17 सेकंड, ओके। क्या इक्वेशन यही यहाँ बर... पर 12 है, यहाँ पर माइनस का 20 की जगह। अच्छा आप कह रहे हैं ये था ना, ये क्वेश्चन बनी थी, जी परफेक्ट। म्यूट कर लो खुद को। देखो बेटा, कभी भी सवाल करते हैं थोड़ा आराम से करो, क्योंकि देखो आपको एक ही बात का अफसोस होगा कि मैं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता। तो जस्ट छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं। क्या ये 80 और 60 आ गया था? उम्मीद करता हूँ ये 80 आ गया होगा और ये 60 आ गया होगा। म्यूट कर लो बेटा जिसका म्यूट है। ये सबका सही हो गया होगा। कैसे करेंगे? 100 कॉस 37 80 हो जाएगा, 100 साइन 37 60 हो जाएगा। अच्छा ये कैसे जाने वाला है सभी को पता है कि ये इसका जो ट्रेजेक्ट्री है अर्थात इसका जो पथ है ऐसा होने वाला है। म्यूट करो बेटा खुद को, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट करेंगे ना, हाँ म्यूट कर लो, ठीक। अच्छा क्या एक्स और वाई एक्सिस हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं? क्या हमारे पास ये अधिकार है कि हम एक्स और वाई एक्सिस को अपने हिसाब से चूज़ कर लें? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम एक्स और वाई एक्सिस कौन सा लेके चलें आपके ऊपर है। वैसे मैंने जनरली आपको सिखाया था कि आप इसको एक्स एक्सिस चूज़ कर लें यहाँ पे, और ऐसे इसको वाई एक्सिस चूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई साइन में, नीचे वाली चीज़ नेगेटिव हो गई। किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो त्वरण कहाँ है? सर त्वरण तो किसी भी पॉइंट पे नीचे की तरफ ही है, जी के बराबर है। तो जी बराबर हो गया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ के हिसाब से। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे?
हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? देखो आपके पास क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वर्टिकल मोशन की बात करो तो वर्टिकल मोशन में आपके पास क्या क्या है, तो आपके पास विस्थापन है। जैसे पॉइंट ए से लेके बी तक आप विस्थापन के बारे में सोचो तो नीचे की तरफ माइनस का 800, ये आपके पास विस्थापन है। आपके पास वर्टिकल मोशन में मतलब ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग कितना था ऊपर की तरफ 60 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास और क्या है तो टाइम आपको निकालना है, तो आपके पास एस हो, यू हो, ए हो और टी निकालना हो, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो कई बार बच्चे मुझे पूछते भी रहते हैं कमेंट सेक्शन में, कभी व्हाट्सएप पे कभी कहीं पे, कि सर पता कैसे लगता है इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगानी है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस। दूसरा, क्या दे रखा है और क्या कैलकुलेट करना है, अगर इसके बारे में सीरियसली सोचोगे आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, नॉट अ बिग डील, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, विस्थापन कितना है चेक करो। सर हम जैसा देख पा रहे हैं विस्थापन नीचे की तरफ है माइनस का 800। ये पूरा आपको वाई एक्सिस के लिए देखना है, ये कंप्लीट चीज़ जो आपको चेक करनी है ना, ये वाई एक्सिस के लिए चेक करनी है। ओके, कंप्लीट वाई एक्सिस के लिए चेक करनी है। तो विस्थापन कितना है नीचे की तरफ, जैसा आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ विस्थापन है माइनस का 800, तो विस्थापन हो गया माइनस का 800, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रारंभिक वेग ऊपर कितना है 60 प्लस में इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर। बस अब आपको बहुत तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना था और टाइम की वैल्यू निकालनी थी। क्वालिटी इक्वेशन बनेगी, सीधाचारी सूत्र लगेगा, बात बन जाएगी। दैट्स इट, ऐसा आप करेंगे। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर यू, ये सब आसान है आपके लिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी बच्चे ने हो सकता है डायरेक्शंस थोड़ी सी अलग ले ली हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी बात बन जाएगी, अगर आपने कुछ और लिया था तो। अंकित क्या कहना चाह रहे हो? सर हम ये कह रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसी दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते। बहुत तरीके हैं, आपने कैसे किया था? नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी ये वाली, लेकिन कोई दूसरा तरीका। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। जैसे सर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर सेकंड उसकी जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम है, तो उसकी प्रारंभिक वेग 100 है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे 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 नहीं कर सकते, क्योंकि आप गलत सोच रहे हो। हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से तब कम होगा जब 100 से ऐसे ऊपर जा रहा हो, ये किसी एंगल पे है। तो 100 से हर सेकंड ये कम, 10 से हर सेकंड 60 कम हो रहा है, 100 नहीं। हर जगह 80, हर जगह सामने वाला 80 तो फिक्स है ना, थोड़ी चेंज हो रहा है, तो गलत अप्रोच ना लग जाए कभी कभी, है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। अब मैं आपको एक बढ़िया सवाल देता हूँ, अच्छे से सोचना, ठीक है। चलो, सवाल के बारे में ध्यान से सुन करके उस पर रिएक्ट करना। सवाल है कि आपने एक m द्रव्यमान की वस्तु को ऐसे u वेग से थीटा कोण पर फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया। वस्तु के ऊपर इधर से हवा चल रही है और हवा वस्तु के ऊपर m इंटू जी के बराबर बल लगा रही है। वैसे आपने थोड़ा बहुत बल के बारे में पढ़ा होगा कि अगर इस मार्कर को ऐसे मैं ऊपर फेंकूं तो इस मार्कर के ऊपर नीचे की तरफ बल लगता है m इंटू जी के बराबर। कितने बच्चों को पता है? राइट। तो बिल्कुल वैसे ही विंड मतलब हवा, हवा इसके ऊपर बल लगा रही है इधर mg। तो अब वस्तु के ऊपर अगर ऐसे इसकी यात्रा की बात करूं तो इसकी यात्रा ऐसे होगी, तो इसकी यात्रा के दौरान इस पर नीचे भी बल लग रहा होगा ऐसे mg, इधर भी बल लग रहा होगा mg। तो इस बार पहले अपन क्या करते थे, पहले अपन कोई भी सवाल हमारे पास पहले आता था तो उसमें ऐसा रहता था कि यार नीचे ही बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो त्वरण नीचे की तरफ ही होता था।
अभी हमने एक नई चीज ऐड कर दी, हवा, और हमने सवाल में दे दिया कि हवा जो बल लगा रही है, ये जो बल है वो हवा का बल है और हमेशा किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो वस्तु का अब एक त्वरण होगा नीचे की तरफ g, mg धरती के कारण, और एक जो हवा लगा रही है उसके कारण आगे की तरफ त्वरण होगा g। अब इन दोनों त्वरण के प्रभाव में उसकी गति होगी। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, यहाँ केवल प्योर कॉन्सेप्ट काम आएगा। चलिए शुरू हो जाइए। क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कीजिए कितना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कीजिए, रेंज कैलकुलेट कीजिए। इस केस में क्या क्या होगा, चलो आई होप आपको सवाल सबको समझ में आ गया होगा, है ना। और आपको वो थीटा भी निकालना है जिसके लिए आर मैक्सिमम हो, थीटा जिसके लिए आर मैक्सिमम है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे, बताऊंगा, दिमाग लगाओ। सवाल एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जिन बच्चों को आ गया वो ट्राई करना शुरू कर दे, जिनको नहीं आया सुने ध्यान से। ये सब सवाल आपको कैप्सूल बुक में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बिल्डर, एग्जाम क्रैकर में किसी न किसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मैं हर वैरायटी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल ये है कि इस बार जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो हवा चल रही है, वो हवा एक बल लगा रही है आगे की तरफ mg। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक जो हमने प्रोजेक्टाइल पढ़े थे उन सब के अंदर, हालांकि बल के बारे में बात करना मुझे अलाउ नहीं है, अभी वो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, पर आप फिर भी 11 तो पढ़ ही चुके हो ना। तो वस्तु के ऊपर नीचे की तरफ एक बल लग रहा था mg, जो उसमें नीचे की तरफ एक त्वरण पैदा कर रहा था g, और आगे की तरफ कोई बल नहीं था तो आगे की तरफ कोई त्वरण नहीं था। परंतु अब कहानी बदल चुकी है बच्चा, अब आगे एक बल लग रहा है, और कितना लग रहा है, पूरी यात्रा के दौरान mg लग रहा है। तो आगे की तरफ पूरी यात्रा के दौरान कितना बल हो जाएगा, कितना त्वरण हो जाएगा, g हो जाएगा। तो कहानी सेट है, समझ आ गया मामला। अब आपको h v u r सब निकालना है, सोचो कैसे करोगे। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके पे चले जाओ, जैसे आपको मैंने सारी बातें पढ़ाई थी बिल्कुल वैसे ही करो, बिल्कुल बेसिक से सवाल को करने की कोशिश करो। डू इट। जी बच्चों, तो क्या हाल है आपके, सवाल ट्राई किया। कैमरे अपने ऑन रखा करें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं सब अपने कैमरे ऑन रखा करो। कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल होना नहीं होना, मैं इतना फ्रेंडली तो हूँ, कम से कम इतना तो विश्वास है मुझ पे तुम्हें कि हाँ सर चल जाएगा आपके साथ जीवन, है ना। ठीक है, ओके। आई एम स्ट्रिक्ट नो डाउट, बट एट द सेम टाइम आई एम फ्रैंक टू। मतलब आप मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको मानना भी पड़ेगा। ओके चलो करते हैं, देखते हैं आपकी अप्रोच क्या थी, मैं कैसे करा रहा हूँ। अप्रोच भी अगर थोड़ी बहुत भी मैच कर जाती है इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने ये सीखा कि अभी तक हम ना इस चीज़ में कंफ्यूज थे, या इस चीज़ से हम खुश थे कि एक्स एक्सिस के अंदर कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो वाई एक्सिस को लेकर के हमें सब आता था। तो ठीक है, अभी भी आ जाएगा। u क्या होगा, शुरुआत में यहाँ पे होगा u cos थीटा, और यहाँ क्या होगा u sin थीटा। u sin थीटा समय के साथ बदलता है, क्यों, इस g के कारण। जो त्वरण है ऊपर के नीचे की तरफ, वो इस u sin थीटा को लगातार चेंज करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि uy जो है वो समय के साथ साथ चेंज होता है। मतलब uy जो है वो अलग है, बाद में चेंज होता है, ठीक है। अभी तक हमारे जीवन में शांति थी कि आगे की तरफ कोई बल था ही नहीं। अब क्योंकि आगे की तरफ कोई बल नहीं था तो आगे की तरफ कोई त्वरण नहीं था, तो ये जो u cos थीटा नामक प्राणी है ये पूरी यात्रा के दौरान बेटा सेम ही रहता था। u cos थीटा पूरी यात्रा में कभी चेंज ही नहीं होता था, और हम बड़े मस्त तरीके से सवाल बना लेते थे। कोई बात नहीं, चेंज हो रहा है तो होने दो। इस बार u cos थीटा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, देख लेंगे क्या फर्क पड़ेगा उससे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ऊर्ध्वाधर गति के लिए प्लान करते हैं। चलो एक बात बताओ, यहां से मान लो शुरू किया, यहां तक गया, ऐसे गया, ओ से शुरू किया, मान लो ए तक गया, है ना। नाउ लिसन टू मी केयरफुली।
अगर हम ये इक्वेशन लगाएं एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर, केवल ऊर्ध्वाधर के लिए, तो जब आप O से A आ रहे हो तो ऐसे में विस्थापन कितना हो जाता है? 0। बिल्कुल सही। अच्छा, यू वाई कितना है? प्रारंभिक वेग कितना है ऊपर की तरफ? अब प्लस माइनस ले लेना अपने हिसाब से, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आगे ऐसे प्लस हो जाएगा, ऐसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का यू वाई पूरा टाइम लग जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना? देखो, जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है वो भी लिख लो, और जो एक्स अक्ष में वो भी लिख लो। जो वाई एक्सिस की बात करें तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब ए वाई को मैं लिख सकता हूं माइनस का जी। पर अगर अपन एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष में पॉजिटिव की तरफ है, तो ए एक्स को अपन लिख सकते हैं प्लस का जी। इज इट फाइन फॉर यू? क्या मैं ए एक्स को ऐसे लिख रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है? परेशान तो नहीं हो रहे? ठीक है, कंफर्टेबल है, बढ़िया। तो कितना आ जाएगा? माइनस का जी टी स्क्वायर, मतलब कैपिटल टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो टाइम बराबर 0 और दूसरा 2u/g, जिसको आप बोल सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन जी। एक तो टाइम बराबर 0 पे जब वस्तु चली है तब ऐसा होगा, टाइम बराबर 0 पे विस्थापन 0 होता है, दूसरा विस्थापन यहाँ 0 होता है ना, तो दो टाइम आ रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चों से हो गया था, ऐसे ही किया था? अगर आपका आंसर नो है तो आप खुद सोचो कि बल कहाँ लग रहा था? एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस के अंदर तो कोई चेंज नहीं था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तो आपको एक्स एक्सिस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट पे कैसे फर्क पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पे फर्क तो वर्टिकल मोशन से पड़ेगा ना, हॉरिजॉन्टल से क्या फर्क पड़ रहा है ना? चलो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, अधिकतम ऊंचाई निकालते हैं। अधिकतम ऊंचाई के लिए आपको कहां से कहां तक इक्वेशन लगाने की जरूरत है, जरा सोचो, जस्ट थिंक। सर एक काम करते हैं, यहां तक, इस पॉइंट तक। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पर जो आगे वाला घटक है वेग का, क्या वो u cos थीटा होगा? नहीं होगा। क्यों? ये त्वरण जो है चेंज करता रहेगा। बढ़िया, फलाना ढिमका कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ ये है कि स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, ऊपर वाली स्पीड कितनी होगी? वी वाई कितना होगा? ये सोचा आपने? हाईएस्ट पॉइंट पर, अधिकतम ऊंचाई पर ऊपर की तरफ वेग कितना होगा? सर अधिकतम ऊंचाई पर ऊपर की तरफ जो वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वी वाई 0 ना हो तो इस वस्तु को थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, पर अगर वी वाई 0 हो गया है इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई है। बेसिक फिजिक्स, क्या फ़र्क पड़ता है सवाल में क्या दे रखा है, भाड़ में जाए, हमें बेसिक फिजिक्स पता है ना, निपटा लेंगे सवाल को, क्या दिक्कत है? चलो बढ़िया है। तो यहाँ से यहाँ तक अपन कौन सा मोशन लगाए? हमें वी वाई पता है, हमें यू वाई पता है, सब कुछ तो पता है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से बेस्ट कुछ हो सकता है क्या इधर जीवन में? नहीं हो सकता, है ना? तो वाई एक्सिस के लिए लगा दो पूरी इक्वेशन। और कहाँ से कहाँ तक लगानी है? ओ से लेके, इसको कुछ नाम दे दो यार, ओ से लेके पी तक। तो ओ से लेके पी तक आप इस इक्वेशन को लगा करके ट्राई कीजिए, करें। वी वाई कितना है? इस पॉइंट पे वी वाई 0 है। अच्छा, यू वाई कितना है? ऊपर की तरफ लग रहा है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई कितना है? एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस माइनस का जी, विस्थापन कितना है? प्लस का एच। क्यों? ऊपर की तरफ प्लस का एच हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का विस्थापन कितना ऊपर गया है वो देखना है ना, तो कैपिटल एच ऊपर गया है ऐसा। वाई एक्सिस में कितना ऊपर गया, क्योंकि हम वाई एक्सिस की इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वाई एक्सिस में कितना ऊपर गया वही देखना था। अच्छा, तो यहाँ से एच कितना आ रहा है? यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर ये तो वही आ गया जो उधर आता था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्या?
क्या फ़र्क पड़ेगा? वो जो बल लग रहा है वो एक्स एक्सिस में लग रहा है, वर्टिकल मोशन में ऊर्ध्वाधर में वो बल लग रहा है क्या? नहीं ना। तो ऊर्ध्वाधर में तो कहानी वही है जो आपने पढ़ रखी थी, तो जब ऊर्ध्वाधर में वही कहानी थी तो फर्क कैसे आ सकता है? हेलो, हाथ ऊपर कर दो बेटा, समझ आ गया है तो। मतलब मैंने अच्छा किया क्लास रख के, क्योंकि अगर मैं सोच लेता कि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं तो आप ऐसे सवालों में फंस जाते। गुड, बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। अब एक काम करो, रेंज के बारे में सोचो। क्या आप रेंज के बारे में खुद सोच सकते हैं? मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि इतने टाइम में, ये टाइम है, इतने टाइम में एक्स एक्सिस के अंदर आपकी वस्तु जितना भी चली वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा, परास कहलाएगा। अभी तक क्या होता था, आप सिंपल बोलते थे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, बात खत्म, क्योंकि त्वरण नहीं होता था। पर इस बार त्वरण है, तो एक्स एक्सिस में आप पूरी इक्वेशन लगाओ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें आपके पास यू भी है, टी आपके पास हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलरेशन आपके पास है ए एक्स बराबर प्लस का जी। ऐसे पूरा सॉल्व करके आर निकालने की कोशिश करो। बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा मान रहा हूँ, बट कोशिश करो, करो इसको। फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ में क्लास को अटेंड करना है कि सर को सिखा रहे हैं और मुझे पूरा सीखना है, मिलावट नहीं करनी है, शुद्ध शुद्ध पढ़ाई करनी है आपको। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जस्ट अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करो क्लास के अंदर। बहुत गंदा एक्सप्रेशन आ सकता है, दिखने में बहुत गंदा लग सकता है, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आपको बस करना है, कीजिए। चलिए, आपने अपने हिसाब से ट्राई किया होगा, देखते हैं क्या आया। देखो, एक्स एक्सिस में जो भी विस्थापन है वो रेंज है ना। हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, बात बन जाएगी। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं? एक्स एक्सिस में जो भी विस्थापन होगा वो रेंज है, ठीक है, आर हो जाएगा विस्थापन। यू एक्स कितना है स्टार्टिंग में? यू कॉस थीटा इंटू टाइम, कितना टाइम? 2u साइन थीटा अपॉन जी, प्लस हाफ ए एक्स कितना है? जी के बराबर, कितना है वो? 2u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। बस यकीन मानो आपको इतना ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इतना ही किया था, बन गया था। अब बनने सवाल, बस ऐसे ही होता है। छोटी सी फिजिक्स कभी कभी अटका देती है। अगर हम फिजिक्स अप्लाई करना सीख जाते हैं तो बड़े से बड़ा सवाल भी हम ऐसे निपटा सकते हैं। चलो, तो आर इज इक्वल्स टू, अब चीज़ें जीवन में कैसी दिख रही हैं? आर बराबर ये हो जाएगा बेटा 2u², ऐसा करते हैं u² साइन u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी प्लस इस जी से जी चला गया, इस 2 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 u² साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। चलेगा, ये एक्सप्रेशन भी चलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। दिस विल ऑल्सो वर्क, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, कहीं कोई पंगा नहीं है इसमें, परफेक्ट है ये। हाँ, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यस यू कैन डू दैट, आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है ये। जैसे 4 ऑप्शन में मान लो ऐसा दिख जाए, u² साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो घबराओगे क्या? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा। अच्छा, इसमें ऐसे भी मिल सकता है, u² बाय जी कॉमन ले रखा हो, तो ये हो जाएगा आपका
साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल फॉर्म्स पॉसिबल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो ये सवाल भी हो गया। अब आपको थीटा निकालना है जिसके लिए आर मैक्सिमम हो। क्या किसी बच्चे के दिमाग में आइडिया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं मैक्सिमम रेंज? क्या कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ ये बता सकता है कि हम मैक्सिमम रेंज कैसे निकाल सकते हैं? हाँ लविश। सर हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सर हम वहाँ पे साइन 2 थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 45 रखे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। वहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी अगर हम आर का मान यहाँ से रखें तो हमें थीटा मिल सकता है। उस रेंज को मैक्सिमम करना, वहाँ जो रेंज निकल के आती थी उसको मैक्सिमम करने के लिए अपन ऐसे कर देते थे कि साइन को मैक्सिमम कर दें, बट यहाँ पे बेटा ये भी है ये भी है, मतलब सिंपल सी बात है, इस आर को आपको मैक्सिमम करना है तो आपको इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये साइन 2 थीटा है, वो साइन स्क्वायर थीटा है। तो याद करो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको कुछ चीज़ सिखाई थी, मैक्सिमा की कंडीशन याद करो क्या थी, मैक्सिमा की कंडीशन याद करो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या थी, शायद तुम्हें याद आ जाए, करो कोशिश, जिसको याद आ जाए हाथ ऊपर करना। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी विशाल, क्या थी? सर 2 बार डिफरेंशिएशन करते थे। 2 बार डिफरेंशिएशन करते थे। अच्छा, क्या आपको याद है अगर एक बार डिफरेंशिएशन करके अपन 0 के बराबर कर दें, याद करो, अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर कर दें तो अपन मैक्सिमा पे जा सकते हैं, रिमेंबर। तो हमें बस इतना सा काम करना है कि हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करना है, दैट्स इट। उसके बाद जो थीटा का मान निकल के आएगा हम उसको मैक्सिमा कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी बॉल ऐसे ही तो जा रही है, आएगा तो मैक्सिमा ही। तो सेकंड स्टेप पे जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जमीन में तो फेंकी नहीं है अपन ने कि वो मिनिमम बनाए, बनेगा तो मैक्सिमा ही। मतलब देखो आपको पता है हालांकि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी 2 ऑप्शंस होते हैं, बताया था मैंने आपको, इसके बाद भी 2 ऑप्शन होते हैं, पर यहाँ पे आपको पता है कि बनेगा तो मैक्सिमा ही, क्योंकि बॉल तो ऐसे जा रही है ना, तो मिनिमा का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो बस आपको सिंपल इसका डिफरेंशिएशन थीटा के साथ में 0 करना है। यहाँ से ये सवाल नीट लेवल का हो जाता है ख़त्म और जेई लेवल का सवाल हो जाता है शुरू। अब आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के बराबर करके थीटा की वैल्यू निकालिए। मैथमेटिक्स वाले बच्चे, बायो वाले दर्शन कर सकते हैं, दर्शन के लिए अच्छा है, बायो में इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, बस बायो के बच्चों को पता होना चाहिए कि करना कैसे। हालांकि मेरे हिसाब से तो डिफरेंशिएशन ईजी है इसका, बट आपके पास टाइम लिमिट थोड़ी कम होती है तो आपको शायद इतना टफ ये लोग ना दें। देखो चलिए देखें, ओके, तो डी आर बाई डी थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। यू स्क्वायर बाई जी, छोड़ो उसको, तो अंदर करते हैं अपन। साइन 2 थीटा का होगा पहले तो कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर में पहले स्क्वायर का होगा तो 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का होगा तो कॉस थीटा, ऐसा होगा। अब आप इस 2 को भी बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर बाय जी कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको 0 के बराबर करना है, इस डिफरेंशिएशन को आपको 0 के बराबर करना है। दिस डिफरेंशिएशन यू आर सपोज टू इक्वेट टू 0। अच्छा कर ले, छोटी मैथमेटिक्स है, कर लेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा ऐसे, बराबर 0। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि साइन 2 थीटा आ जाएगा माइनस के कॉस 2 थीटा के बराबर। देखो
जीरो में गया, जी आपका जीरो में चला जाएगा, ये जीरो में चला जाएगा, साइन टू थीटा को यहाँ दो, कॉस को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस टू थीटा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा बराबर माइनस का 1। तो इसको क्या लिख पाएंगे, टेन टू थीटा बराबर -1। आपको पता है टेन किस वैल्यू के लिए -1 होता है? अब इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। टेन 135 डिग्री के लिए -1 होता है। तो जब टू थीटा की वैल्यू 135 डिग्री होगी ना, तो वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 135/2। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, बाकी चल जाता है काम। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। क्या कुछ ज़्यादा भयंकर हो गया क्या? आसान था, केवल दिखने में अजीब लग रहा होगा, बाकी कैलकुलेशन ईजी थी, कुछ नहीं था इसमें ऐसा। ठीक है, चलो। सर कोई डायरेक्ट तरीका बता सकते हो क्या कि हमको इतनी मेहनत ना करना पड़े? बिल्कुल, अगर ये सवाल नीट में आ गया फिर हमारे नीट वाले बच्चे क्या करेंगे? तो चलो बताते हैं। आपको एक कैप्सूल देते हैं, ध्यान से कैप्सूल सुनना। पर कैप्सूल के साथ एक ही दिक्कत होती है, अगर गलत तरीके से ले लिया तो रिएक्शन कर जाएगा, कुछ खाने के बाद, कुछ खाने से पहले, है ना। चलो देखते हैं, आपको क्या करना होगा। ध्यान से कैप्सूल सुनना, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए। इस पॉइंट पर कहीं भी चेक कर लीजिए, वैसे चलता है। नीचे की तरफ एक त्वरण लग रहा है जी, आगे की तरफ एक त्वरण लग रहा है जी, ऐसा लग रहा है, दो त्वरण लग रहे हैं। जिस तरफ रेंज निकालनी है वो वाली लाइन कौन सी है? ये है रेंज वाली लाइन, जहां रेंज निकालनी है, ये रेंज वाली लाइन है। ठीक है, तो इसके ऊपर दो त्वरण लग रहे थे, एक इधर एक उधर। नेट त्वरण कहां पे आएगा? सर नेट त्वरण आएगा इसके बीच में। जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो नेट त्वरण आता है, या नेट आता है √2 टाइम्स किसी एक का, और दिस एंगल इज सपोज टू बी 45 डिग्री। अगर तुम भूल गए हो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स को मैंने बहुत जोर से पढ़ाया था, ये रीज़न था उसके पीछे। एमपी वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर करना। जोर से पढ़ाने वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, मतलब अच्छे से पढ़ाया था, सिंपल भाषा में बोलूँ तो करना क्या होगा आपको, ऐसे आपने इस जी और इस जी का रिजल्टेंट निकाल लिया √2g। अब क्या करना है, जो रिजल्टेंट आया है उसके अपोजिट एक लाइन बनाओ, ये वाली। ये लाइन कैसे बनी है? ये लाइन जो रिजल्टेंट आया है उसके अपोजिट बनी है। अब उसमें और इस लाइन में कितना एंगल है चेक करो। जो अपोजिट लाइन बनी है उसमें और रेंज वाली लाइन में एंगल कितना है? सर ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 45 हटा दो, तो 180 में से 45 हटाओगे तो ये हो गया 135 डिग्री। ये जो एंगल आया है, इस एंगल का जो आधा होगा, एग्जैक्ट आधा, मतलब 135 डिवाइड बाय 2, उतने से फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है। अच्छा वापस बताओ, जितने भी त्वरण लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, उन सभी के सभी त्वरण का नेट देखो। उन सभी त्वरण का नेट देख करके ये चेक करो कि वो कहाँ आ रहा है। उसके अपोजिट एक लाइन बनाओ, जैसे इसका नेट इधर आ रहा था, इसके अपोजिट एक लाइन बनाओ। जो रेंज वाली लाइन है उसमें और इस लाइन में एंगल चेक करो, उस एंगल का आधा कर दो, आपको वो एंगल मिल जाएगा जिसके ऊपर आप फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। ये हमेशा काम करता है, हमेशा मतलब हमेशा काम करता है। जस्ट नोट इट डाउन, आगे एक दो सवाल और कराऊंगा, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, घबराओ मत, नोट कर लो, घबराओ मत, नोट कर लो बस। चिंता नहीं करनी है, बस नोट कर लो।
आनत तल पर प्रोजेक्टाइल प्रक्षेपी की गति, या आनत तल पर, आनत तल मतलब इंक्लाइंड पर प्रक्षेप्य की गति। अच्छा समझते हैं इसको ना। जस्ट लुक एट मी व्हाट आई एम डूइंग। सोचना घबराना नहीं है, बस सुनना है ध्यान से। ये ऐसे आनत तल है, किसी एंगल पे, मान लो अल्फा एंगल के ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जी किस तरफ होता है, जी की डायरेक्शन क्या होती है? मैंने आपको कुछ सिखा रखा था कि जी की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो अगर आप इस पॉइंट पे जी को ड्रॉ करना चाहोगे तो वो ऐसा ही तो आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर आप किसी पॉइंट पर, अनंतर के किसी पॉइंट पर जी को ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस तल के लंबवत ऐसे एक लाइन खींची, इस तल के लंबवत। ये जो मैंने डैश डैश वाली लाइन बनाई है वो कैसी है? इसके लंबवत है। अच्छा, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा 90 माइनस अल्फा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चेक करो, आराम से देखो। इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। अगर इस एंगल को तुम x बोलते हो तो x प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 90 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल है ये कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। अब आप ऐसे देखो बेटा कि ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है, तो अगर इस पूरे एंगल में ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। तो दिस एंगल विल बी अल्फा। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक ज्योमेट्री है, अगर समझ आती तो बढ़िया है, नहीं तो एक बार वापस समझ लेंगे। अभी तो सब हमारे हाथ में ही है ना। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि दिस एंगल इज थीटा। ध्यान से देखो, मैं हमेशा ज्योमेट्री समझाने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ गड़बड़ कर गए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फंस जाओगे, है ना। चलो देखो, दिस इज द ट्राइंगल, आई होप आपको दिख रहा है। अगर ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ऑब्वियस ही बात है। अब आप देख पा रहे हो कि ये इस पर लंब है, तो ये पूरा 90 है। इसमें से अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा प्लस इसको y मान लो, बराबर होना चाहिए आपका 90 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा की इक्वल आ जाएगा बचा हुआ एंगल। क्लियर है? हाथों पकड़ दो नीट वाले बच्चे, खासकर थोड़ा ज्योमेट्री में परेशान रहते हो आप लोग। ठीक है, अब आज बता दिया, वापस नहीं बताऊंगा। दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। अगर ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये याद रखना आप। अच्छा, जी के दो घटक कर दें अपन, तो जी के अगर अपन ऐसे घटक करेंगे तो इधर क्या आएगा? जी कॉस अल्फा, और जी का ऐसे घटक क्या आएगा? जी साइन अल्फा। मतलब अगर आप ऐसे किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हो तो जी के दो घटक हो गए, जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा। अब समझना, अगर कोई वस्तु यहां से ऊपर जा रही होगी ऐसे, तो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? जब वो ऐसे ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण सामने की तरफ है, अपोजिट है। तो ऐसे केस में उसका वेग क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। और कोई वस्तु अगर ऐसे ऊपर से नीचे आ रही होगी तो उसका त्वरण कहाँ है? जिस तरफ वो आ रही उसी तरफ है। तो ऐसे केस में वेग क्या हो रहा होगा बेटा? बढ़ रहा होगा, है ना। जब ऐसे ऐसे जाएगी तो वेग घटेगा, ऐसे आएगी तो वेग बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक नहीं था, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग थी आपके लिए। कॉपी कर लीजिए अच्छे से, फिर हम टॉपिक पे आते हैं।
जब तक फिजिक्स में मैकेनिक्स चलेगी, मतलब मैकेनिक्स अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चलेगा, तब तक केमिस्ट्री थोड़ी चुपचाप बैठी रहती है, शांत एकदम। मोल कंसेप्ट चल रहा है, सिंपल टॉपिक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, सिंपल टॉपिक है। जब फिजिक्स की दहाड़ पूरी होती है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी के बाद में, तो केमिस्ट्री जाग के खड़ी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में, फिर जीवन बदल जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री बताती है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर केमिस्ट्री तो आसान है, मोल कंसेप्ट है, बढ़िया मज़ा आता है सर सवाल करने में, कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलेगा अभी ऐसा। और मेरे फ्लेवर में भी ऐसा ही रहता है कि स्टार्टिंग में मैकेनिक्स तक फिजिक्स, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक खड़ी होती है ना, उसके बाद मज़ा आता है बच्चों को। तो आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है। बट हाँ, अगेन आई एम सेइंग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से सवाल बनेगा, बशर्ते जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद रहे। लास्ट में एक ही अफसोस होगा कि काश सर की बात मान लेते, काश पढ़ लेते, बस। इसके अलावा कोई अफसोस नहीं होगा आपको, क्योंकि आपके सीनियर्स को भी वही अफसोस है बस। चलिए देखिए, और खासकर आशा बैच के बच्चे, तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक IIT JEE विदाउट टेकिंग ड्रॉप। मैं चाहता ही नहीं तुम लोग ड्रॉप लो, तुम बस अभी से ऐसा पढ़ लो कि तुम्हें ड्रॉप की जरूरत ही ना पड़े। बोर्ड तुम्हारे लिए एकदम फुद्दू है, ध्यान रखना, बोर्ड एकदम फुद्दू है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे सामने बोर्ड की, मैं आज बोल रहा हूँ। इसलिए बोर्ड की क्लास मॉर्निंग में कर दी है, तुम्हारा मन करे तो अटेंड करना, नहीं करता है तो आके रिकॉर्डिंग देख लेना थोड़ी बहुत बाद में, ठीक है। पर इसका मतलब नहीं तुम सो रहे हो, सुबह उठ के आपको अपनी पढ़ाई करनी है। शाम का आपके 2 घंटे कम किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। पर ये नहीं है कि हम शाम को भी सो रहे हैं, सुबह भी सो रहे हैं, बस सो ही रहे, जीवन में कुछ काम ही नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा बेटा देखो, ये क्षैतिज है, अब जो हम पढ़ेंगे उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्षैतिज है, क्षैतिज से किसी एंगल पे है, ये इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं आनत तल, ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ऐसे यहां से ऐसे यू स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पे। सबसे पहले तो थोड़ा एंगल को दिमाग में बिठा लो। मैंने क्षैतिज के साथ में कोण थीटा नहीं रखा, क्षैतिज के साथ में आनत तल जो है उसका एंगल अल्फा है। नितिन, मैंने आनत तल से थीटा एंगल पे फेंका है। तो एग्जाम में देख लेना, उसने आपको थीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, कैसे दे रखा है। मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे ये सरफेस थी, अभी तक हम क्या करते थे, यहां से फेंकते थे, ऐसे यूं जाता था, हमने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, अब हम यहां से फेंक रहे हैं, इतनी सी कहानी है। अच्छा, इस u का अब अपन एक्स वाई एक्सिस तो माननी पड़ेगी ना अपन को, किसी एक्सिस को अपन को x बोलना पड़ेगा, किसी को y बोलना पड़ेगा, किसको बोले x किसको बोले y। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया अननेसेसरी। ठीक है, चले जाते हैं लेफ्ट में, चलो यहाँ ठीक है। ये जो एक्सिस है ना, इसको बोल लो x, और ऐसे जो एक्सिस होगी इसको बोल लो y एक्सिस, चलेगा। तो दिमाग खुलेगा आपका। ऐसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, कैसे जाएगी आपकी वस्तु, ऐसे जा रही है, ठीक है, गॉट इट। अब दिमाग लगाएंगे x एक्सिस में, y एक्सिस में, तो x अक्ष के लिए सोचेंगे और यहीं पे साइड में y अक्ष के लिए सोचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, g कैसे कैसे रहेगा, सीख तो चुके हो। ऐसे है g साइन अल्फा, और ऐसे है g कॉस अल्फा। यहां पर थीटा है, यहां पर अल्फा है। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं। g के केस में अल्फा है, चेक कर लो। आनत तल के एंगल के हिसाब से g चेंज होता है, आनत तल के एंगल के हिसाब से g साइन थीटा, g साइन अल्फा और g कॉस अल्फा बनता है, राइट। तो यहां पर जो g होगा वो अल्फा के हिसाब से चलेगा, और आपको ये पता है कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा लंबवत। और जो ये थीटा है ये u के हिसाब से है, तो यहाँ पे अगर आपको ux लिखना होगा तो उसके लिए आप थीटा यूज करोगे, यहाँ पे आपको uy लिखना होगा तो उसके लिए आप थीटा यूज करोगे। पर g के केस में आपका अल्फा चलेगा। हाँ सर, आज लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं, हाँ मज़ा आ रहा है। अब मज़े लेने का काम नहीं है, सीखने का काम है। चलो एक्स एक्सिस में देखते हैं,
सर ये क्या आप लास्ट ईयर के बच्चों को नहीं पढ़ाते थे तो वो सवाल कैसे करके आते थे? लास्ट ईयर के जो बच्चे थे वो ड्रॉपर बैच के बच्चे थे, तो उनके साथ ये होता था कि वो जब सवालों की प्रैक्टिस करते थे तो सवाल इस टाइप के मिल जाते थे। मैं इसमें कुछ भी नया नहीं करने वाला। क्या इसमें मैंने कुछ नया किया? कंसेप्ट था, ज्योमेट्री थी। मैं इसमें कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, आप लोगों की मदद से पूरा सॉल्व करूँगा। देखते हैं, चलो आ जाओ। लिखना बंद कर देंगे, सुनेंगे पहले ध्यान से। मैं आपसे पूछूं ux कितना है, क्या मुझे बता पाओगे? मैं आपसे पूछूं uy कितना है, क्या मुझे बता पाओगे? सोचो। ux, इस u का x एक्सिस में u cos थीटा, बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं uy बता पाओगे? बिल्कुल बता पाएंगे सर, u साइन अल्फा, सॉरी सर थीटा, u साइन थीटा। गॉट इट? पक्का? नितिन, विशाल, नींद आ रही है? पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में अच्छी चीज़ पढ़ते तो नींद आई जाती है, उसमें क्या है। ए एक्स ए वाई सोचो क्या होंगे, ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा, बस सोचो। तुम बस सोचो, बाकी मैं लिखूंगा यहाँ पे, तुम फिर क्रॉस चेक करना। तुम बस सोचो ए एक्स ए वाई क्या होना चाहिए, बस सोचो। सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इस तरफ एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है, माइनस का जी साइन अल्फा। सर वाई एक्सिस आपने ऐसे लिए और ये वाला एक्सेलरेशन अपोजिट आ रहा है, जी कॉस अल्फा, माइनस का जी कॉस अल्फा। कितने बच्चे बिल्कुल ऐसा ही सोच पाए थे? अरे वाह। क्या यहां पे ऐसा होगा कि यूएक्स पूरी यात्रा के दौरान फिक्स बना रहेगा? क्या यहां पे ऐसा होगा यूएक्स पूरी यात्रा में फिक्स रहेगा? सोचो। सर यूएक्स की दिशा में त्वरण दिख रहा है जी साइन अल्फा, ये यू की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। तो सर दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो एक ही वेग से चलता रहे, चेंज होगा। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद एक्स में स्पीड कितनी होगी उसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, और थोड़ी देर बाद वाई में स्पीड कैसे होगी उसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जस्ट अपनी कॉपी में ट्राई करो ऐसे ही, रफ कॉपी में, या दिमाग में सोचो, अगर रफ कॉपी में नहीं कर रहे हो तो मतलब अपने दिमाग में इक्वेशन लगाओ, v बराबर यू प्लस ए टी। आपको पता है कैसे लगेगी? आपको पता है कैसे लगेगी? वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ऐसे लगेगी। और यहाँ कैसे लगेगी? वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। लगाओ कैसे लगेगी। सर वी एक्स बराबर यू एक्स है यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स है माइनस का जी साइन अल्फा इंटू टी, ऐसे लग जाएगी। क्या दिक्कत है? इधर कभी वाई एक्सिस में चेक करना होगा तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस का जी कॉस अल्फा इंटू टी, ऐसा लग जाएगा। कितने बच्चों का सही था दिमाग में? अच्छा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस भी लगा लो, और एक्स बराबर यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा के देख लो। अब आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। तो अब आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस भी लगा के देख लो, और अब आप यहाँ भी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस भी लगा के देख लो, सब लग जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो जस्ट डू इट। तो यहाँ से वी एक्स का स्क्वायर बराबर यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स कितना है, माइनस का जी साइन अल्फा इंटू एस एक्स कितना है, विस्थापन कितना लेके चले, एक्स ले लेते हैं सिंपल, और तो क्या ही बोल सकता हूँ, एक्स एक्सिस का विस्थापन एक्स, वाई एक्सिस का वाई, दैट्स इट। ऐसे तो करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या ख्याल है? क्या हम यहाँ पे कर पाएंगे? देखो, तो
वी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 एक्सेलेरेशन कितना है माइनस का जी कॉस अल्फा, विस्थापन को वाई बोल देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर को कैसे लगा पाएंगे, लगा लेंगे पूरा एक्स एक्सिस के लिए, यहां कैसे लगा पाएंगे, लगा लेंगे पूरा वाई एक्सिस के लिए, क्या दिक्कत है, मैनेजेबल है, आराम से हो सकता है। बिल्कुल आराम से हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, तो x बराबर विस्थापन कितना होगा एक्स एक्सिस में, x हो जाएगा, x बराबर यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, बढ़िया, प्लस हाफ ए एक्स कितना है माइनस का जी साइन अल्फा, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ये लो हो जाएगा। ऐसे सोच रहे थे आप भी, आई थिंक ऐसे सोच रहे होंगे। इधर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा y, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, प्लस हाफ तो माइनस का हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, मैंने माइनस आगे लगा दिया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा बेहतरीन, अब आप एक काम करो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो मैक्सिमम हाइट आनत तल से अधिकतम ऊंचाई h, ये कैलकुलेट करो, और उड़ीयन काल निकालो, t और h कैलकुलेट करो, t कितना होगा वो कैलकुलेट करिए, और h कितना होगा वो कैलकुलेट करिए, ये चीज करिए आप। लेट्स सी क्या करते हैं। चलिए देखते हैं, है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आता है। चलो वर्टिकल मोशन पे आ जाए, उस मोशन के बारे में सोचें। देखो करना क्या है, बड़ा आसान काम करना है, मज़ा आ जाएगा आपको। जब आपकी वस्तु O से A तक जा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो कौन सी चीज जीरो हो रही है वो सोचिए। जब ऐसे आनत तल पे वस्तु जा रही है ना यहां से यहां तक, तो कौन सी चीज जीरो हो रही है, y जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कौन सी चीज जीरो हो रही है, तो y जीरो हो रहा है, तो बस y जीरो कर दो, y को जीरो कर दो। तो y इज इक्वल टू क्या था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, वो प्लस हाफ था बट माइनस कर दिया मैंने, जी कॉस एल्फा टी स्क्वायर, जी कॉस एल्फा टी स्क्वायर। इस y को जीरो कर दो, जब आप पूरे उड़ियन काल की बात कर रहे हो, तो y को जीरो कर देंगे, तो जीरो बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस एल्फा टी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, cos alpha t square will be equal to u sin theta into t, t से t कट गया तो यहाँ से t कितना आ गया, 2u sin theta कितने बालक बालिकाओं का यही था। वेरी गुड, जिनका आंसर आ गया था मतलब आप बहुत बहुत सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो। जिनका नहीं आया था घबराना नहीं है और मेहनत करनी है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है,
मैक्सिमम हाइट पे अपन किसको जीरो कर सकते हैं? सब मैक्सिमम हाइट पे तो अपन वी को जीरो कर सकते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अचीव ही तब हुई। देखो लॉजिक वही है, बस लगाने का तरीका बदल रहा है। मैक्सिमम हाइट पे अपन वी को जीरो कर देंगे, और क्या करना है भाई। यहाँ पहुँच करके क्या हो रहा है, यहाँ पहुँच करके वी एक्स हो सकता है क्योंकि आगे जा रही है वस्तु, पर वी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस पॉइंट के ऊपर वी है, अधिकतम ऊंचाई पे वी है, तो वस्तु को और ऊपर जाना चाहिए, जो कि वो नहीं जा रही है, वो उसकी अधिकतम ऊंचाई है। तो अधिकतम ऊंचाई पे क्या चीज़ आपकी जीरो होती है? ऊर्ध्वाधर में जो वेग है वो जीरो हो जाता है। बेसिक फिजिक्स है यार, क्या है इसमें। तो अपन इसको जीरो कर देते हैं, इसको इस वाली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, है ना। तो वी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g h, तो माइनस का 2g आपको समझ में आना चाहिए कितना है, g cos अल्फा इंटू विस्थापन कितना हो गया, h हो गया। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो, अच्छा मैं तो अभी ऐसे लिख रहा था, ठीक है अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ, अगर आप अधिकतम ऊंचाई की बात करते हो, मान लो आप इसको पॉइंट कह देते हो कुछ, इसको ओ कह रहे हो, इसको पी कह लो, फॉर एग्जांपल इसको पी कह लो, तो ओ से पी के केस में आप क्या बोल सकते हैं? आप ओ से पी के केस में क्या बोल सकते हैं? ओ से पी के केस में आप बोल सकते हैं कि वी वाई आपका ज़ीरो हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू एस, एस हो जाएगा कैपिटल एच। तो यहाँ से कैपिटल एच कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ऐसा कितनों का यही आया था भाई? ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, t बराबर 2 यू लंबवत अपॉन जी लंबवत। यू साइन थीटा क्या है? यू साइन थीटा आनत तल के लंबवत वेग है, और जी कॉस अल्फा क्या है? आनत तल के लंबवत जी का घटक है। तो अब जी का घटक, और ये लंबवत किससे है? आनत तल से लंबवत है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर फॉर्मूले को शॉर्ट करना है तो कंफर्टेबल हो, अगर बड़े फॉर्मूले के साथ नो इशू, शॉर्ट करना है दिस इज द ट्रिक। अच्छा इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं अपन, यू लंबवत का स्क्वायर अपॉन 2g लंबवत। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो, जस्ट डू इट। अब रेंज निकालो बेटा, स्टार्ट हो जाओ, रेंज निकालो। रेंज के लिए क्या करना है पता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके सामने पड़ा हुआ है, ये समय टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कैपिटल टी है ना, इसको मैं मेरे हिसाब से x में कितना आगे गया वही तो रेंज है। तो ये जो x वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को उठाना है, इसमें x की जगह r रखना है, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रखना है, बात बन जाएगी। बना लो बात, हो जाओ चालू। मैं तुमसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवा रहा हूँ, मानता हूँ, बट वो ज़रूरी है, आपकी मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। केमिस्ट्री में हम अटल बैच के साथ चलेंगे बेटा, है ना। केमिस्ट्री में अटल बैच के साथ ही चलेंगे। आज उनकी मोल कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट हुई है, तो उनके साथ ही आप उनके साथ ही पढ़ लो, ठीक रहेगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, और फिजिक्स में आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे।
प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल कितने बच्चों ने ट्राई कर लिए हैं पूरे कंप्लीट? जस्ट रेज योर हैंड्स। सीबी सॉल्व हो गई है? हाँ, अगर नहीं हुई तो करनी है उसको, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। अभी फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री जितनी क्लास में कर रहे हैं ठीक है, और जो कैप्सूल बुक के इजी सवाल है वो लगा लेने हैं। अभी केमिस्ट्री में इजी रहेगा माहौल 15-20 दिन तो खासकर। फिजिक्स को हम थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं अभी, ताकि एक बार मैकेनिक्स का फ्लो बन जाए। चलो साहब देख लेते हैं। रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का विस्थापन हो जाएगा, बस टाइम कैपेबिलिटी रखना होगा। तो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है। चलो टाइम की वैल्यू पुट करो, यू कॉस थीटा इंटू समय, कितना है टाइम, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। कितने बच्चे इस इक्वेशन को सही से बना पाए थे बिना किसी दिक्कत के? कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया था जीवन में। वेरी गुड। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, खोलना पड़ेगा इसको अच्छे से। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस ऊपर जी साइन अल्फा 4, या आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा को बाहर निकाल के देखें तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक जी से एक जी कट जाएगा, तो आप 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। यू कैन डू दैट। एक काम करते हैं, स्क्वायर ही ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा को बाहर निकालते हैं। चलो अब आप बोलोगे सर कैसे निकाल सकते हो आप बाहर, सुनना ध्यान से। 2 यहाँ पे है, बाहर चला जाएगा, यू स्क्वायर यहाँ पे बाहर चला जाएगा, जी यहाँ पे बाहर चला जाएगा, यहाँ तो कॉस अल्फा ही है, तो ये बाहर कैसे जाएगा,
यहाँ तो है ही कॉस अल्फ़ा, तो ये बाहर कैसे जा सकता है? तो कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे केस में, तो बाहर चला जाएगा। एक और काम कर सकते हैं अपन, साइन थीटा को भी बाहर निकाल सकते हैं। बस तरीका है, यहाँ सोच रहा हूँ अलग तरीके से, साइन थीटा को भी बाहर निकाल सकते हैं। तुम्हारे लिए आसान बना रहा हूँ ताकि तुम लर्न कर सको इसको। देखो, तो साइन थीटा भी बाहर निकल गया, क्या बचा? कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। आपने यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाला है, जैसे 1/a है प्लस 1/a स्क्वायर है। आपको अगर 1/a स्क्वायर कॉमन निकालना है तो आप क्या करोगे? a से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐसा लिख दोगे, सही है। जब ये अंदर जाएगा तो 1/a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक से एक ही कट जाएगा, वापस वही बन जाएगा 1/a, और यहाँ आ जाएगा 1/a स्क्वायर। तो ये तरीका होता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, कॉस थीटा एज इट इज़ है, मैं कॉस अल्फा लिख देता हूँ साथ में। क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, इसको अंदर भेजो। 2u स्क्वायर साइन थीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। जब कॉस स्क्वायर अल्फा इस कॉस अल्फा से मिलेगा तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। रेज योर हैंड। आज मैंने थोड़ा सा लेवल रेज कर दिया, परेशान नहीं होना है ना, धीरे धीरे मैं ऐसे ही करता जाऊँगा, समय के साथ लेवल बढ़ता जाएगा, पर क्लास ऐसे ही रहेगी शांत। अच्छा, इधर से बाहर निकालो, 2 बाहर निकल गया, गया ये 2 गया, जो जो जा रहा है उसको लिख लेते हैं। ये गया, ये गया, यू स्क्वायर गया, एक साइन गया, एक साइन बच गया, साइन अल्फा भी बच गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसी को याद है फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चिल्ला चिल्ला के बोलने का मन कर रहा है, एकदम फाड़ के आ जाए कैमरे से बाहर, चिल्ला के बोले कॉस ए प्लस बी, ऐसा बोलने का मन कर रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो ये आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बस याद रखना है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। यू कैन लर्न दिस। ठीक है दोस्तों, आसान हो गया जीवन। अच्छा, आर मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्सिमम कब होगा सर? आर मैक्सिमम तब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्सिमम तब होगा जब अपन dr बाय डी थीटा को 0 के बराबर करेंगे, तब आर मैक्सिमम होगा। तो कर लेना, आसान काम है। dr बाय थीटा को 0 के बराबर करना, वैल्यू निकालना थीटा की। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आएगा बता देता हूँ। 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 के लिए मैक्सिमम आएगा, इसके लिए आर मैक्सिमम होगा। याद करना चाहो याद कर सकते हो, अदरवाइज अभी अपन ट्रिक से भी निकाल के देख लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम कितना आएगा वो भी बता देता हूँ, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। मैक्सिमम के बारे में याद रखें 3 बातें। पहली बात, मैक्सिमम होगा कब? जब dr बाय डी थीटा 0 के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये, आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस 1 जी 1 प्लस साइन अल्फा। और किस थीटा पे मैक्सिमम होगा? 45 माइनस अल्फा बाय 2 पे मैक्सिमम होगा। ये 3 चीज़ें आप इस कंसेप्ट के लिए याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज थोड़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, बट चल जाता है, काम तो चली जाता है। अच्छा चलो, अब अपन चलते हैं आगे। सर एक बात आ रही थी दिमाग में, क्या हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना कैसे। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आप भूले नहीं हो तो। मैंने कहा था शुरुआती पॉइंट पे आ जाओ। पहली लाइन वो होती है जिस लाइन पे आपको रेंज चेक करना है। तो रेंज अपन ने ऐसे फेंका है ना, तो रेंज अपन को इस लाइन पे चेक करना है, तो इस पे रेंज देखनी है। रेंज इस पे, ये फर्स्ट लाइन हो गई। फिर क्या करना है? आपका नेट जी किस तरफ आ रहा है? सर नेट जी ऐसे आ रहा है, ये है नेट जी। नहीं सर, वो जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा वो है ना बेटा, वो तो घटक है।
नेट जी किस तरफ आ रहा है आप समझो ना, ये ऐसे है, ये दोनों घटक है, ये दोनों घटक है। मैं वास्तव में बनाऊँ तो ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये घटक है। वास्तविक जी कैसा था, इधर आओ, ये एक्चुअल में मुझे वास्तविक जी तो ये था ना, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऐसे ही आएगा नीचे की तरफ। थोड़ा इसको आपको विजुअलाइजेशन के लिए ना थोड़ा और क्लियर बनाना चाहिए ऐसे। इन दोनों का नेट तो ऐसे ही आएगा ना नीचे बीच में, पता तो है आपको ये बात, करके देख लो अदरवाइज। जी साइन अल्फा, जी कॉस अल्फा, जी स्क्वायर, वो जी स्क्वायर का अंडर रूट जी आ जाएगा। तो ये ऐसे आ रहा है जी नीचे की तरफ। अच्छा, मैंने क्या सिखाया था, जो नेट जी आ रहा है उसके अपोजिट एक लाइन खींचो ऐसे। फिर मैंने क्या बताया था, वो जो लाइन है उसके, ये सेकंड लाइन हो गई आपकी, ये फर्स्ट लाइन थी, उस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालो कितना आ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, ये पूरा 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ये पूरा 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। इसका जो आधा होगा उस पर जब आप फेंकोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, बताया था मैंने। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो 90 माइनस अल्फा का आधा कितना हुआ 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2, वही तो है। ऐसे अब लग रहा है सर कि पढ़ना पड़ेगा। अब महसूस हो रहा है सर कि आप धीरे 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 बिना बताए लेवल बढ़ाए जा रहे हो। अब तक तो आराम चली जिंदगी, आज लग रहा है कि थोड़ा कुछ पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता था जब समय मिलता है, अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा हूं, तुम्हें समय मिल रहा है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब मैं सामने आऊंगा तो मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें पुराना सब काम आ जाएगा। यहाँ आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि अगर काइनेमेटिक्स पढ़ लिया ना एक बार यहाँ से, तो 4 नंबर पक्के सवाल आएगा। तो आपको पता है जेईई मेन का पेपर 25 नंबर 25 सवाल आते हैं, उसमें से अगर आप 20 सवाल सही करे आते हो तो एक सब्जेक्ट में 120 नंबर होते हैं। आप 100 नंबर भी 3 सब्जेक्ट में लिया है ना, तो आपकी रैंक आप सोच भी नहीं सकते उतनी आएगी, टॉप 500, टॉप 400। पर पता है होता क्या है, एक पूरे चैप्टर में से एक सवाल आता है, मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में से एक सवाल आएगा। सोच लो, वो एक सवाल आपको सही करना है। सुनने में आसान लगता है क्योंकि अभी अपन केवल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखे हैं। अभी आपने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल, तो 2 चैप्टर पढ़े हैं तो सुखी हो। अब ये धीरे 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 30 हो जाएंगे एग्जाम आते आते, तो 30 चैप्टर में से 25 सवाल आएंगे, ऐसा मान लो आप। तब सही करके आना, इसके लिए जरूरी है बिना कुछ सोचे समझे अंधी मेहनत करना दिन रात। अभी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो चुका होता तो आज मैं अगला चैप्टर शुरू कर देता, पर समहाउ मैं नहीं कर रहा। मैंने 2 दिन और दे दिया आपको, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। ये तो सवाल है, इनमें क्या जरूरत है टॉपिक पढ़ाने, सवाल है ये तो, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। वाई, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। केमिस्ट्री में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जब तक मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, अपॉर्चुनिटी है। कर लो साथ में सीबी सॉल्व। अपॉर्चुनिटी जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी फिर आपको लगेगा ये एकदम जीवन कैसे बदल गया। अभी हो सकता है मैं फिजिक्स में अगला चैप्टर रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊँ, क्योंकि रे ऑप्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, सो दैट जो बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है वो इसको कवर कर सके। जब रे ऑप्टिक्स चलेगा तो दुनिया एकदम अजीब लगेगी आपको, ये क्या हो गया ऐसा। तो इतना ही बोलूँगा कि अपने समय का सही उपयोग करना सीखो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 9 महीने सही से यूज करना सीखो। कैप्सूल बुक को सॉल्व करो, लर्न एक्सरसाइज सॉल्व किया करो, लगाया करो सवाल बैठ करके। ये बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। आप उसको कैसे कोप अप कर रहे हो वो टेस्ट में समझ में आता है। इस संडे को आपका टेस्ट भी होगा, काइनेमेटिक्स पूरी आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा आएगा, ठीक है। अभी मैं केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, केवल एक फिजिक्स का टेस्ट होगा 25 क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके
MCQ, 5 होंगे इंटीजर, केवल काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल, 2 चैप्टर। देखते हैं आप कैसे स्कोर करते हो। जस्ट इमर्स योर सेल्फ इन टू स्टडीज, खुद को पढ़ाई में घुसा दो अच्छे से। रोज सवाल करने हैं तो करने हैं, सोना नहीं है सवाल किए बिना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है सबको। अपने वीडियोस ऑन कर लो सभी बच्चे जो भी क्लास में बैठे हुए हैं। हम लोग अब इसका एक दिन और लेंगे इस चैप्टर में, कोई बात नहीं, जस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ PYQs भी करवाने की कोशिश करता हूँ मैं इस चैप्टर के, है ना, आपका फ्लो बन जाए बढ़िया से। केमिस्ट्री की मोल कंसेप्ट को अपन इस क्लास के लिए होल्ड कर रहे हैं, अटल बैच के साथ कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो बच्चे उनके साथ रिवाइज करना चाह रहे हैं उनके जल्दी होता है थोड़ा कंटेंट, स्टार्टिंग में जल्दी होगा, बिकॉज वो लोग मोल कंसेप्ट कई बार पढ़ चुके हैं, वैसे भी रफ्तार में भी उनको मैंने पढ़ा रखा है, तो उनको वो कुपअप कर लेते हैं। तो आप लोग उनके साथ रिवाइज ज़रूर करो। और रिवीजन का मतलब ये है कि यार फिर मोल कॉन्सेप्ट में अपन 2-3 दिन में तुम्हारे बराबर आ जाएंगे वो, फिर हम चल लेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब आप क्लास में आ रहे हो ना, तो रिवीजन करके आ रहे हो लास्ट क्लास का, तो मज़ा आएगा। नहीं तो फिर अभी भी समय है, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था किसी रीज़न से, आशा बैच में हम लेट आए थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अटल बैच। केमिस्ट्री आप वहाँ से पूरे तरीके से साथ में चल सकते हो। फिजिक्स में हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ठीक है, इट्स ओके, डन। और सुबह वाली क्लास है फोर्स बैच की, सुबह वाली क्लास में आ जाया करो, वहाँ पढ़ लिया करो, ठीक रहता है। कौन कौन था मॉर्निंग वाली क्लास में? आशा बैच का बच्चा कौन कौन था? हाँ, तो सुबह उठने की आदत डालो, बेस्ट वही है। और मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान का जिनका रूटीन दिन के 15 से 16 घंटे का विग्रस रूटीन रहता है, वो बहुत कुछ बताएंगे आपको। तो एक पॉडकास्ट होने वाला है आपके लिए, आएगा बहुत जल्द, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करो अपनी सक्सेस के लिए। जब तक अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे ना सक्सेस के लिए, तब तक वो ट्यून नहीं होगा। जब तक वो ट्यून नहीं होगा, बात बनेगी नहीं, है ना। चलो, कुछ कहना है किसी को? एक एक करके ना, अनुशासन बनाए रखना है। जब एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा बच्चा बिल्कुल चुप रहेगा, ठीक है। आप एक एक करके बोल सकते हैं, बट जो एक अगर बोलना शुरू कर रहा है, दूसरे को चुप रहना है। हेलो। हाँ बोलो बेटा, बाकी सब चुप रहेंगे, बोलो बेटा। हाँ सर, ये मेरे घर में जून में गांव जाने का तो प्लान बना था, हाँ, तो सर अभी मैं जा सकता हूँ इस 1 महीने के लिए सिर्फ? 1 महीने के लिए सिर्फ? 1 महीना सिर्फ होता है? नहीं सर, यानी वहाँ पे मैं अटेंड कर सकता हूँ आपकी क्लास, हाँ हाँ और बाकी सब ऊपर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास अटेंड करना, बस क्लास मत छोड़ना, बाकी सब चलेगा। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, म्यूट कर लो। हेलो सर। हाँ बोलो, कोई एक बच्चा बोलो। मुझे सर काइनेमेटिक्स का समझ में आता था, लेकिन सर ये प्रक्षेप गति सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। प्रक्षेप्य गति में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी क्लास के साथ साथ? नहीं सर, सब बस। सर केवल क्लास में क्वेश्चन अटेंड किया हूँ। बस हो गया। मैं आपकी बीमारी, आपके सवाल में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। आज क्लास हुई है, आप एक काम करो, मैं आपको हिंट देता हूँ, म्यूट करो सब लोग, खुद को बताता हूँ। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ द राइट टाइम। आपको क्या करना है, प्रक्षेप्य गति का पहला लेक्चर देखा, उसके बाद जाकर के सवाल सॉल्व किए, फिर सेकंड लेक्चर देखा, फिर सवाल सॉल्व किए, थर्ड लेक्चर देखा, सवाल सॉल्व किए, वापस करना पड़ेगा। कैप्सूल बुक नहीं है सर। तो कैप्सूल बुक नहीं है तो फिर एप्लीकेशन के अंदर जो अपलोड होगा, हो गया था ना शायद प्रोजेक्ट मोशन के एप्लीकेशन में, वहाँ से कर लो, करवा दिया था अपलोड, ठीक है, करना तो पड़ेगा बेटा। हेलो सर। हाँ, अगला बच्चा म्यूट कर लो सर, खुद। सवाल लगाते समय टाइम को पता नहीं चलता है। वापस बोलो, क्या कह रहे हो संदीप? सर कह रहे थे कि सवाल लगाते समय टाइम का पता नहीं चलता, कब 2 घंटा बीत जाता है, सवाल लगाते समय पता नहीं चलता है। अच्छी बात है, इसका मतलब आप पढ़ाई में तल्लीन होकर के पढ़ाई करो, दैट्स अ गुड थिंग। अभी आपको समय सीमा के बारे में नहीं सोचना है, बताता हूँ। आपको समय सीमा के बारे में नहीं सोचना है कि मैं 1 घंटे में कितने सवाल कर पा रहा हूँ, मैं 2 घंटे में कितने, अभी ये नहीं सोचना है। अभी आदत बनानी है, डेली 5-6 घंटे बैठ करके हम टिक करके सवाल कर पा रहे हैं क्या, अभी उसकी हैबिट जनरेट करनी है। अभी खुद को जज करने का टाइम नहीं आया है। अभी खुद को जज, एक बात चल रही है, बीच में नहीं बोलेंगे। अभी खुद को जज करने का टाइम नहीं आया है ना, खुद को जज करने का समय नहीं है अभी। एक टाइम आएगा जब खुद को जज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। अभी जस्ट गो विद द फ्लो में साथ बने रहो। हाँ और बोलो।
कैप्सूल बुक का सॉल्यूशन काइनेमेटिक्स का बनना स्टार्ट हो गया, अपलोड होना स्टार्ट हो गया, बट इट विल टेक टाइम क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे आएगा, तब तक आप अपने लेवल पे ट्राई करके रख लो, मार्क करके रख लो, जैसे अपलोड होता है चेकआउट कर लेना, है ना। मैथमेटिक्स कब स्टार्ट मैं होगा? सुबह की क्लास में नहीं ले पाता। एक सुबह खाना खाने के बाद नींद बहुत ज्यादा आती है और फिर सो जाते हैं, 2-3 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। एक दो दिन होगा ऐसा। मैं बताता हूँ, म्यूट करो एक बार सब लोग। देखो, आपके शरीर को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे की नींद चाहिए। वो 7 घंटे की नींद कैसे मिलेगी? अगर आप सुबह 3 साढ़े 3 4 बजे उठने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप 4 बजे उठने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको 9 बजे तक सोना होगा। 9 बजे सो जाइए। सब लोग म्यूट करेंगे जब मैं बोल रहा हूँ, यही तो अनुशासन लाना है अपने अंदर। सब लोग म्यूट करेंगे जब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखो, आप सबसे ज़्यादा अनुशासित बच्चे हो। आशा बैच के बच्चों का एग्जाम्पल देता हूँ मैं फोर्स बैच के अंदर। तो आपको हमेशा वैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। सुनो, अगर आपको 7 घंटे की नींद मिल जाएगी, आपके शरीर को नींद की जरूरत नहीं होगी। अगर आप सुबह 4 बजे उठने का प्लान कर रहे हैं, तो आप रात को 9 बजे तक सो जाइए। देखो बेटा, 24 में से जब हम 24 में से जब हम 6 घंटे 7 घंटे हटा देते हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स निकल करके आते हैं, उतने ही जीवन का समय है। हाँ, जल्दी उठ करके पढ़ाई करने का फ़ायदा ये मिलता है कि आपका ब्रेन अलर्ट रहेगा, और सुबह जल्दी पढ़ने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। बट हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, 7 दिन दिक्कत होगी, 10 दिन दिक्कत होगी। तो रात को जल्दी सो। अभी आपकी क्लासें बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। कल से आपका मैथमेटिक्स का क्लास भी 1-2 दिन में चेंज कर देंगे टाइमिंग, तो आपको हम 6:30-7 तक फ्री कर देंगे। तो उससे एक बात क्या होगा, आपके पास अभी जैसे अभी आप फ्री हो जाओगे 5-7 मिनट बाद, बैठ के आराम से सवाल करना, शांति से बैठ के प्रोजेक्टर मोशन के सवाल करना, और फिर 8 साढ़े 8 तक सो जाना। हाँ, अभी मैथ्स की क्लास है तो हो सकता है आपको थोड़ा लेट तक जगना पड़ा, बट वो भी जल्दी सेटल कर देंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। सर हम्म सर स्कूल कभी कभी जाए या फिर जाए ही नहीं? स्कूल में जैसे ही आपके टीचर के साथ में बनती है, अगर बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कम जाने से काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं मान रहे, टीचर्स बुला ही रहे हैं, तो जाइए वहाँ पे सवाल कीजिए। समय निकालना आपके हाथ में है, टाइम आपको निकालना सर पड़ेगा। काइनेमेटिक्स का रिवीजन कैसे करें? काइनेमेटिक्स का रिवीजन करने के 2 तरीके हैं आपके पास। नए नए सवाल ट्राई कीजिए, क्लासरूम एग्जाम्पल्स को हल्का सा देखा, फिर नए सवाल। रिवीजन हमेशा नए सवालों से करना है, कभी ऐसा नहीं करना है कि पुराने सवाल रिपीट कर रहे हैं। वो बोर्ड की अप्रोच थी, ऐसा हम बोर्ड में करते थे। जेई के अंदर हम क्या करते हैं, सब लोग म्यूट करेंगे खुद को। रौनक, लोकेश, म्यूट करो। बोलना नहीं पड़ना चाहिए यार बार बार। देखो, जब हम सवाल कर रहे हैं, हम लोग जेई में आ चुके हैं, हमें नए सवालों से रिवीजन करना है। करण म्यूट करो। हमें नए सवालों से रिवाइज करना है। जितने नए सवालों से रिवाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो रिवीजन करने का तरीका नए सवाल करो। अब मैं नाम लूंगा, वही बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बोलेगा। लोकेश, अनम्यूट करके बोलो खुद को। सर काइनेमेटिक्स की दूसरी डीपीपी आएगी? काइनेमेटिक्स की सारी एक साथ अपलोड हो जाएगी। अभी प्रोजेक्टाइल मैंने करवा दी थी, प्रोजेक्टाइल करना शुरू कर दो, काइनेमेटिक्स की एक साथ अपलोड करेंगे। ऋषु? हाँ सर, ये कर रहे हैं जो केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट है, उनमें जो एसटीपी वाले और एनटीपी वाले क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं है आपने, अभी पढ़ा नहीं है। केमिस्ट्री को होल्ड कर सकते हो। केमिस्ट्री का मैं खुद थोड़ा सा अभी हल्का रख रहा हूँ, इसलिए मैं केमिस्ट्री की फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी कम रख रहा हूँ। अटल के साथ में केमिस्ट्री कंटिन्यू करो आप लोग, ठीक हो जाएगा। और सर फिजिक्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मतलब इसे सॉल्व नहीं होता तो हम सोचे अगर उसका सॉल्यूशन मिले तो हम उसमें देख सकते हैं हम अपना गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हैं जिससे सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन। ओके, कायदे से सॉल्यूशन देखना लास्ट अप्रोच होनी चाहिए आपकी। हालांकि सॉल्यूशन मिलेंगे, कर रहे हैं अपलोड, बट मैं ये चाहता हूँ जैसे आज सवाल आपने ट्राई किया, नहीं बना, इट्स ओके। अगले दिन फिर सवाल ट्राई करो, कुछ पढ़ करके ट्राई करो। उस जैसे सवाल को, उस जैसा कोई सवाल आपको एग्जाम्पल मिलता है, उसको देख करके करने की कोशिश करो। दिमाग लगाओ, जूझो उसके साथ। उस सवाल को लेकर के नहाते नहाते भी सोचो उसके बारे में कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा था। जब ऐसी अप्रोच डेवलप करोगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सवाल सॉल्व कैसे होते हैं। कभी कभी कुछ सवालों का जवाब खाना खाते खाते आएगा, कभी कभी कुछ सवाल आपको लगेगा यार मैं ये गलती कर रहा था, कुछ और करते करते आपको सवाल याद आएंगे। जब सवालों के साथ ऐसे जूझना शुरू करोगे ना, तो रियल एस्पिरेंट बन पाओगे। तो आपको सॉल्यूशन तो देखना लास्ट है, बिल्कुल बिल्कुल भचीड़े खा लिए सवाल के साथ, 10-15 दिन हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब तो बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा, तब आपको सॉल्यूशन देखना है। मतलब एक सवाल के लिए अगर पूरी बेसिक मैथमेटिक्स भी वापस पढ़नी पड़ जाए ना, तो पढ़ लेनी चाहिए। एक सवाल के लिए अगर पूरा प्रोजेक्टाइल वापस पढ़ना पड़ जाए, पढ़ लेना चाहिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा। तब जो केमिस्ट्री में ये एसटीपी और एनटीपी वाले क्वेश्चन अभी हाँ, अभी नहीं करना है उनको। आपसे जितने बन रहे हैं केवल उतने करेंगे। अटल के साथ केमिस्ट्री कंटिन्यू करो, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फिजिक्स से क्लास 4 बजे से कर दी। बेटा, टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है मेरे पास भी, क्योंकि मुझे आपको जल्दी शुरू करके जल्दी फिनिश करना है। आपके स्कूल कितने बजे तक आते हो आप स्कूल से? 3:30
तो आते ही क्लास में आ जाया करो। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए पॉसिबल होता है तो, अदरवाइज स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत मिस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आप आते ही क्लास में जुड़ जाया करो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, है ना। आप ही का टाइम हाँ, आप ही का टाइम बचेगा, मतलब मैं वो सब आप ही के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा पॉसिबल हो जाए ना तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, परंतु टाइमिंग चेंज करने से पूरा शेड्यूल आप सबका ही बिगड़ जाएगा। और स्कूल से कोशिश करो कम से कम समय स्कूल में बिताओ, ट्राई करो ऐसा, है ना, थोड़ा निकालने। सर अटल की बायो की क्लासेस में मिलेंगी क्या? सब मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में तो मिलेगा। हाँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, 6-7 चैप्टर्स हैं, लेट ज्वाइन किया था। हाँ मिल जाएगा, बट दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, अब इसके बाद नहीं करना है, बैकलॉग वगैरह है ना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, सर ओके। मैं नाम लूँगा, वो बोलेंगे, बाकी सब म्यूट रखेंगे। लविश बोलो फटाफट। सर एग्जाम क्रैक करके जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल दोनों में। ठीक है, एग्जाम करके जो सवालों में दिक्कत होती है, एक बार काइनेमेटिक्स के सवाल मैं आपसे पूछ लूँगा कौन कौन से हैं, हम एक क्लास रख लेंगे, PYQ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है अंकित। सर रोज के कितने सवाल करने हैं? 100 सवाल करने हैं आपको, तीनों सब्जेक्ट के मिला करके। 100, 25 25 25 75 तो ये हो गए, और बाकी 25 क्वेश्चन मिक्स करने। मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे अभी तो 2-3 चैप्टर हुए नहीं तो मैंने बोला नहीं था, अब मैं आपको आज बताता हूँ तरीका क्या है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास में चल रहा है, या जो चैप्टर चल रहा है, उसके 75 क्वेश्चन अपन को ट्राई करने हैं, मतलब 25 25 25 तीनों सब्जेक्ट्स के। उसके बाद 10-15 मिक्स सवाल करने हैं। जैसे अभी आपने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, तो काइनेमेटिक्स के 2-3 सवाल उठा लिए, प्रोजेक्टाइल के उठा लिए, मिक्स करके कर लिए। आगे जाके आप मान लो आपने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए, तो रोज 10 सवाल ऐसे रखने हैं जो सब चैप्टर्स के मिक्स हो, ऐसे प्लान करना है। ठीक है अमीशा। हेलो। अमीशा बोलेंगी, बताओ। अनीश। हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल का वही मैंने आपको बताया, प्रोजेक्टाइल के लिए स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, एक लेक्चर देखा फिर सवाल, आपने सवाल नहीं लगाए होंगे, बीच में छोड़ दिए होंगे सवाल लगाना। सर क्वेश्चन बन कर रहा है कभी, सर जी का मान कितना लेना चाहिए? सवाल देगा, अगर नहीं दे रहा है तो 10 ले सकते हैं। 9.8 10 से कैलकुलेशन करके चेक कर लिया करो। सर कुछ क्वेश्चन में 9.8 लेते हैं तब आता है। कोई बात नहीं, सवाल देता है वैसे, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लो, अगर सवाल देता है। जब जे में सवाल आएगा वो बताएगा आपको कि क्या यूज़ करना, वो इंपॉर्टेंट नहीं, फिजिक्स सही लगनी चाहिए। सर लर्नर का फुल हो गया है सर, एक्सपीरियंस बिल्डर का नहीं उतना होता है। टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस बिल्डर अच्छे सवाल है। आपको पता है जेई में आप 25 में से 15 सवाल या 20 सवाल बना पाते हैं, और कैप्सूल बुक अच्छी किताब है, तो अच्छी किताब के सवाल करने में दिक्कत होती है और होनी भी चाहिए। अगर उसके सारे ही सवाल बन जाएं तो इसका मतलब तो वो एक बेकार किताब हो गई। तो मेहनत करो, हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। एक आध सवाल और लेते हैं, लोकेश फटाफट बोलो। सर प्रणाम। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो, आप बोलो बेटा, बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सर मैं कह रही थी कि आपने जो होमवर्क दिया है, होली का होमवर्क दिया था, और जो अभी होमवर्क दे रहे हैं वो सेम ही तो है। अभी मैं क्या होमवर्क, अभी तो मैं सवाल करने का बोल रहा हूँ बस, अभी तो ये पढ़ाया है चैप्टर, तो इसके सवाल करो, कैप्सूल बुक करो अपने हिसाब से। मैं तो आपको अभी ये गाइड कर रहा हूँ कि आपकी काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल की कैप्सूल बुक ट्राई की भी होनी चाहिए पूरी, ये मैं होमवर्क दे रहा सर मैं ये क्लास नहीं अटेंड कर पाती हूँ। हूँ। क्यों, रीज़न क्या है? सर मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सेंटर। अच्छा, तो बाद में आके देख लिया करो, घर पे आते ही तुरंत पहले क्लास देखा करो, फिर कुछ किया करो, है ना। कोई बात नहीं, अपने हिसाब से एक रूटीन बना लो आप, पर क्लास छोड़नी नहीं है, रिकॉर्ड देख लेना है, कोई सर दिक्कत नहीं है। सर एक पर्सनल डाउट भी है। अगर सर हाँ अभी हाँ, वेडिंग है घर पे, तो कैसे मैनेज करूँ मैं? अभी टेस्ट भी है। फिर वेडिंग कब से कब है? वेडिंग है 5 और 6। कोई बात नहीं, 2 दिन चल जाएगा। आप जैसे संडे आएगा, संडे को फुल मेहनत कर लेनी है ना, 2 दिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश सर करना। टेस्ट का टाइमिंग बता सकते हैं? इवनिंग में रख लेंगे, इवनिंग में रहेगा टेस्ट वैसे, है ना, धन्यवाद। इवनिंग में रहेगा। ओके चलो ठीक है, मोटे मोटे डाउट ये थे। हाँ बोलो फटाफट बोलो। सर कब हम लोग टेस्ट कैसे देंगे? सर हम पीछे बैच ज्वाइन किए थे। वापस बोलो बेटा, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो। सर हम बैच लेट ज्वाइन किए थे, तो टेस्ट कैसे देंगे? आप अटल बैच के साथ में जुड़ के अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कीजिए, टेस्ट में जितना कर पा रहे हैं उतना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेस्ट सर सुबह की क्लास 10 बजे के बाद लेता हूँ, 10 बजे के पहले नहीं ले पाता।
कोई बात नहीं, जब अपना एक रूटीन बनाइए, कोशिश कीजिए जल्दी उठने का, उठ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आपके रूटीन में 7 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं होनी चाहिए। रोज़ आपके 100 सवाल होने चाहिए, 100 नहीं तो अभी आप 50 सवाल से शुरू करो, 70 सवाल, 75 सवाल, ऐसे सवाल रोज़ लगाने हैं। अपना रूटीन फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आदर्श रूटीन बता सकता हूँ। आई एम टेलिंग यू द आइडियल कंडीशंस। हम्म 10 बजे से पहले कुछ काम रहता है घर पे। कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 बजे जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर पूरा काम निपटाएं, ऐसा है ना, फिर पूरा काम निपटा के उठना है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे से शाम तक खाली रहता है। बस तो उस समय को बुरी तरह से यूज़ करना है पढ़ाई के लिए, है ना। चलिए, हाँ बोलिए फटाफट। सर 100 क्वेश्चन लगाने हैं, उसमें क्लास एग्जाम्पल भी इंक्लूड होता है। वापस बोलो, क्या कह रहे हो, आवाज़ नहीं आई है क्लियर। मतलब एक दिन में 100 क्वेश्चन लगाने हैं तो उसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड होता है हाँ उसका। बिल्कुल, क्लास नहीं, क्लास का एग्जाम्पल तो कर लिया ना क्लास में। अलग से सवाल अलग से सवाल लगाने हैं। अलग से सवाल लगाना है। हाँ अलग से लगाना पड़ेगा बेटा, 100 सवाल नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। स्कूल जा रहे हो, स्कूल का प्रेशर है तो ठीक है, थोड़ा कम कर सकते हो, बट कम से कम 50 सवाल तो लगाओ। स्कूल जा रहे हो तो 50, 50, 75 तो लगाओ, अदरवाइज कैसे काम चलेगा। हेलो नमस्ते सर। सर सुबह का क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, मतलब नेट की वजह से। कोई बात कोई नहीं, दिक्कत बाद में देख लेना। हाँ बाद में देख लीजिए, पर डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे डेली फिनिश होना सर चाहिए। लाइब्रेरी में आकर नेट लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सुबह वैसे भी फोर्स बैच की क्लास है, आप कंफर्टेबल हैं तो आप क्लास में आते ही सबसे पहले फिनिश करेंगे उस क्लास को, फिर अपना कुछ काम शुरू करेंगे। लाइब्रेरी में आना पड़ता हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिसको लाइब्रेरी का इशू है इट्स ओके, इट्स फाइन। बस अपना रूटीन मेंटेन करना है बेटा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सब अपना रूटीन प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलेंगे, जिसमें आपके 7 to 8 आवर्स का क्लास होता है, और सोना आपका 7 घंटे से ज़्यादा ना हो। कहीं ऐसा ना हो हम 10 घंटे सो रहे हैं, है ना, कि बढ़िया नींद ले रहे हैं, रात को शाम को 8 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 12 घंटे की नींद ले रहे हैं, नहीं चल पाएगा, क्योंकि 12 घंटे की नींद से IIT नहीं बन सकते आप, है ना। तो यू हैव टू गिव योर टाइम, टाइम आपको अच्छे से देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और बैठ के आज सवाल लगाइएगा प्रोजेक्टाइल के, मैंने थोड़ा जल्दी फ्री कर दिया है। केमिस्ट्री आप अटल बैच के साथ कंटिन्यू कीजिए, आपका 3 क्लासेस का बर्डन भी नहीं होगा आपके ऊपर। 2 क्लासेस आपको अटेंड करनी रहेगी इवनिंग में, 2 क्लासेस मॉर्निंग में मेरी तरफ से। मैं फोकस करता हूँ ज़्यादा सवाल के ऊपर, क्योंकि आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो सवाल करने से आएगा। केमिस्ट्री में अभी ज़्यादा नए सवाल ट्राई मत करना, अभी मोल कंसेप्ट में काफ़ी कुछ सिखाना बाकी, जब मैं वो सिखा दूंगा तो फिर आप सवाल अच्छे से ट्राई कर पाओगे, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, टेक